नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड LT टीचिंग एप्टीट्यूड पर एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही हम आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करके दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए गए थे। अगर आपने वो मॉडल पेपर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए LT पेपर 2018 लेकर आए हैं, जो कि पूर्व एग्ज़ाम का पेपर है। और इस तरह के पेपर दोस्तों बीच बीच में लगातार सॉल्व करते रहने चाहिए, इससे रिवीजन हो जाता है। क्योंकि LT पेपर 2018 है, ओल्ड पेपर है, तो इसके क्वेश्चन ऑफकोर्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे और ऐसे क्वेश्चंस के रिपीटेशन होने की संभावना रहती है। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, यानी कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा पुराने पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। इसके अलावा काफ़ी लोग PDF की डिमांड करते हैं। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। वहाँ आपको हमारी सारी वीडियोस की PDF मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि भाई टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाइए। दोस्तों, आपने हमारी प्लेलिस्ट देखी नहीं है शायद, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में LT शिक्षण अभिरुचि के नाम से। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी दोस्तों, टॉपिक वाइज MCQ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों हम आगे आपको MCQ प्रोवाइड करवाएंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए आज इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किए जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन एक आपका कथन है और आपको बताना है कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रोजेक्ट विधि की ओर को संकेत करता है। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये आपका किलपैट्रिक WH किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, WH किलपैट्रिक को ही दोस्तों प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादक माना जाता है, यानी कि इन्होंने इस मेथड का एक तरीके से प्रवर्तन किया था, विकास किया था। ये जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी के व्यवहारवाद सिद्धांत पर ये आधारित है प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, बाद में J.A. स्टीवेंसन थे, इन्होंने इसको पूरा किया था। इस विधि को हम कह सकते हैं, या डेवलप की बात करेंगे तो इसको डेवलप किया था J.A. स्टीवेंसन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, तो आपको इस क्वेश्चन से इस पर बेस्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोजेक्ट मेथड होती क्या है कि इस विधि में छात्रों को कोई ऐसा काम सौंपा जाता है जिसको छात्र तथा समाज के लिए प्रत्यक्ष उपयोगिता होती है। ऐसा काम जो कि समाज के लिए भी उपयोगी हो और छात्रों के लिए भी हो। छात्र मिलकर इस परियोजना का उपयोग करते हैं या पूरा करते हैं और फिर उसके बाद व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब परियोजना पूरी हो जाती है तो यानी कि प्रोजेक्ट पूरा हो कहलाता है। ठीक है, यानी कि ठोस रूप में कुछ चीज निकल कर आती है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूरिस्टिक मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको कि हम अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। अब अन्वेषण मेथड में हम क्या करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, यानी कि छात्र इसमें व्यक्तिगत रूप से काम करता है, जबकि आपका जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें छात्र मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, परियोजना में यानी प्रोजेक्ट मेथड में समस्याएं ज़्यादातर रियलिस्टिक होती हैं, जबकि आपकी जो अन्वेषण विधि है इसमें समस्याएं इमेजिनरी भी हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं। तो ये सारे देखिए क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बन सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। एक चीज और दोस्तों जो कि मैं आपको बताना भूल गया, ये जो स्टेटमेंट है वो WH किलपैट्रिक के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। WH किलपैट्रिक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। कभी कभार आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। चिंता का वह स्तर बच्चों का सोचना एवं सीखना। चिंता का ना होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता, अधिगम का चिंता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सामान्य चिंता, यानी कि जो आपकी सिंपल एंजाइटी होती है या जनरल एंजाइटी भी इसको बोल सकते हैं, उससे आपका क्या होता है कि बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो चिंता का कौन सा स्तर? सिंपल एंजाइटी आपको सीखने के लिए तैयार करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, दल शिक्षण में दल क्या है?
ठीक। अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार करके उसका क्रियान्वयन करता है, छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार करके उसका क्रियान्वयन करता है, अध्यापकों एवं छात्रों को जो शिक्षण योजना को तैयार करके उसके क्रियान्वयन करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, दल शिक्षण में जो दल होता है वो टीचर्स का दल होता है। ठीक है, आप ये समझिए, जैसे एक क्लास होती है, क्लास में बच्चे होते हैं 40 से 30 से 40 और एक टीचर होता है। ठीक, तो जब एक ही क्लास में आपके एक से ज्यादा टीचर हो जाएं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? दल शिक्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक हैं वो आपस में प्लानिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं क्लास में, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दल शिक्षण में क्या होगा दोस्तों? आपको एक से ज्यादा टीचर पढ़ाएंगे। तो इसमें जो दल शिक्षण में दल का मतलब क्या होता है कि आपका टीचर्स का जो दल है वो आपको पढ़ाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि पर्सनालिटी पर आधारित है। आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व के गुण होते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने आपको व्यक्तित्व वाली वीडियोस में बताया है कि भाई डिफरेंट मनोवैज्ञानिकों ने डिफरेंट वेज में क्लासिफिकेशन किया है पर्सनालिटी का। जैसे कि हिपोक्रेटस ने अलग वर्गीकरण किया है, क्रेशमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया है। ठीक है, इसके अलावा जुंग थे, कार्ल जुंग, इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व में बांटा। इसी तरह से दोस्तों एक शेल्डन का वर्गीकरण है, इन्होंने आपके स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट के आधार पे व्यक्तियों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो गोलाकार व्यक्ति होते हैं वो शक्तिहीन होते हैं, मोटे कोमल शरीर वाले होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? आराम तलब, सामाजिक और स्नेहशील टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आयताकार उन्होंने बताया, जो आयताकार होते हैं दोस्तों वही आपके क्या होते हैं? जोशीले और क्रोधी टाइप के होते हैं। ठीक, तो जो आयताकार व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? जोशीले और क्रोधी। तो शेल्डन का वर्गीकरण था, उन्होंने 3 टाइप के लोग बताए, एक बताए गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, लंबाकार ये। ठीक, तो भाई गोलाकार वाले जो है वो आराम तलब, सामाजिक और स्नेहशील टाइप के, जबकि जो आयताकार वाले थे वो साहसी, निडर, फुर्तीले, जो हम कह सकते हैं जोशीले, क्रोधी टाइप के। ठीक, जबकि लंबाकार वाले क्या है? निराशावादी, असामाजिक, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, एकांत प्रिय टाइप के। ठीक, तो वो जो शांति प्रिय और एकांत प्रिय टाइप के हैं वो आपके कौन से दोस्तों? लंबाकार वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। परंपरावादी और सामाजिक कौन से होंगे दोस्तों? वो होंगे गोलाकार वाले। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों आप इनके क्वेश्चंस और भी इनमें से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शिक्षण व्यू रचना है। शिक्षण व्यू रचना क्या है? उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि, कक्षा की अतिरिक्त क्रिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कितना सिंपल दोस्तों, अब ये पेपर आपको लग रहा होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। देखिए शिक्षण व्यू रचना क्या होती है कि जब बहुत सी शिक्षण विधियों को मिलाकर हम इस तरह से रचना करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यू रचना बोला जाता है, या शिक्षण व्यू रचना बोला जाता है। तो इसमें हम कई सारी शिक्षण विधियों का एक साथ प्रयोग करते हैं, तो इसको हम रणनीति या स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप रणभूमि में सेना युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाती है, उसी प्रकार भी अध्यापक क्या करता है भाई? छात्रों की समस्याओं पर विजय पाने के लिए रणनीति बनाता है, यानी कि शिक्षण व्यू की रचना करता है। तो शिक्षण व्यू की रचना एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी शिक्षण विधियों को आप कंबाइंड रूप में मिला लें और एक स्ट्रैटेजी बनाएं, तो वही दोस्तों आपकी क्या कहलाएगी? शिक्षण व्यू रचना कहलाएगी, जिससे कि छात्रों की समस्या को आप समाधान कर सके, यानी कि छात्रों की समस्याओं को आप दूर कर सके। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है ज्ञान से अज्ञात की ओर है। क्या है ज्ञान से अज्ञात की ओर? ये शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीक है, या फिर शिक्षण युक्ति है? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपके लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, ये आपका क्या है? एक शिक्षण सूत्र है। इसको आप मैक्सिम ऑफ टीचिंग बोला जाता है। कई तरह के शिक्षण सूत्र होते हैं, उनमें से एक आता है भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है ना, तो इससे में क्या करते हैं हम भाई? अध्यापक सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता करना चाहिए और फिर उसको नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर ही देना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ये समझिए कि भाई ज्ञान से अज्ञान की ओर का मतलब ये है कि हम छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में पहले पता कर लें और उसके बाद उनको नए ज्ञान को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही दें, तो उससे उनको बहुत ईजिली हो जाता है लर्निंग करना, यानी कि अधिगम बहुत सिंपल हो जाता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि वंशानुक्रम से संबंधित है। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। देखिए समानता का नियम क्या बोलता है? समानता का नियम बोलता है कि भाई प्रतिभाशाली माँ बाप हैं उनकी संतानें भी प्रतिभाशाली होती हैं, यानी कि अगर एक माँ बाप की इंटेलिजेंट है तो बेटा भी क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। अगर वो मूर्ख है तो बच्चे भी क्या होंगे? मूर्ख ही होंगे या मंदबुद्धि होंगे। ये दोस्तों कैसा नियम है? समानता का नियम है। भिन्नता का नियम, भिन्नता का नियम का मतलब है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि दोस्तों अगर माँ बाप की दो संतानें हैं, एक ही माँ बाप की संतानों होते हुए भी उन दोनों में आपस में क्या होती है? भिन्नता होती है। ये ए है, ये बी है माना, ये और ये माँ बाप है पेरेंट, तो इनकी जो दो संतानें हैं दोस्तों इनमें भी आपस में भिन्नता पाई जाती है। इसको हम लॉ ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। इसके अलावा प्रतिगमन का नियम, प्रतिगमन का नियम क्या होता है दोस्तों? या प्रत्यागमन का नियम भी बोला जाता है, इसको लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं कि यानी एक प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें क्या हो सकती हैं? दुर्बल बुद्धि की भी हो सकती है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इस तरह से तीनों ही आपको नियम पढ़ने पड़ेंगे वंशानुक्रम को समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली माँ बाप होते हैं, उनकी संतानें बहुत ही मूर्ख या मंद बुद्धि की होती है, तो ये प्रतिगमन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। साक्षात्कार, मानक संदर्भित परीक्षण, प्रश्नावली या फिर अवलोकन। देखिए दोस्तों शैक्षिक मापन की ये तीनों विधियां हैं। आपका जो मानक संदर्भित परीक्षण है दोस्तों ये शैक्षिक मापन की विधि नहीं है, इससे आपका एजुकेशनल मेजरमेंट नहीं हो सकता। मानक संदर्भित परीक्षण का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। दो टाइप के आपके टेस्ट होते हैं, एक होते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और एक होते हैं आपके क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं दोस्तों, इसमें आप किसी छात्र के सापेक्ष एक छात्र ने कैसा, हम कह सकते हैं मतलब परफॉर्म किया है उसको मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें पहले से ही आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जबकि आपके जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हैं उसमें आपका क्या होता है कि किसी भी छात्र का एब्सोल्यूट, हम कह सकते हैं कि जो उसने परफॉर्म किया वो आपकी निकल के आती है, ठीक। तो जो मानक संदर्भित परीक्षण है इसमें आपका क्या होगा कि एक जैसे किसी एवरेज छात्र के लिए ऑलरेडी एक टेस्ट बने हुए होंगे, उस पर आप कैसा परफॉर्म करते हो वो आपका इसमें दोस्तों क्या होता है? मेजरमेंट होता है, ठीक। तो इसमें शैक्षिक मापन नहीं किया हो सकता। इसमें बस आपका क्या होता है कि ऑलरेडी से चीज़ें आपकी फिक्स होती हैं। जैसे कि आपने टैट क्वालिफाई करना है तो टैट क्वालिफाई के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या है कि वो दोस्तों आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? वो आपका एक तरीके से मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण हो जाएगा, उससे आपका शैक्षिक मापन नहीं हो पाएगा। इसी तरह से IQ टेस्ट होते हैं, ठीक है, SAT टेस्ट होते हैं जहां पर परसेंटाइल का यूज होता है दोस्तों, ये आपके मानक संदर्भित परीक्षण के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? गुणसूत्र, केंद्रक, जीन्स या फिर कोई नहीं? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जीन्स। आनुवंशिकता से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संचरण जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। तो भाई गुणों का वास्तविक संवाहक कौन है? जीन्स है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? यानी कि आप कंडीशनिंग होगी, तो कंडीशनिंग जहां पर आ जाएगी तो दोस्तों वहां पर कौन सा सिद्धांत आ जाएगा आपका दोस्तों? जो पावलोव का सिद्धांत था आपका, कौन सा दोस्तों? आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हुआ है? देखिए दोस्तों वो काले कुत्ते, काली बिल्ली, काले कोट को देख के डरने लग गया, इसका मतलब वो काले कलर जो है वो उसका दोस्तों क्या हो गया है? जनरलाइजेशन हो गया है। अब काला कलर एक्चुअली क्या है दोस्तों? वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी उद्दीपक। तो वो जो उद्दीपक है दोस्तों उसका क्या हो गया? जनरलाइजेशन हो गया, कि यानी कि वो हर काली वस्तु को देखकर डरने लग गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी दोस्तों कितने बार आपके टैट में रिपीट होते हैं, कभी सफेद को लेकर कभी काले को लेकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? उद्दीपक का सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। व्यवहारिक विधि मेथड क्या हो सकती है कि अगर कोई बच्चा कठिन शब्दों को नहीं पढ़ पा रहा है, उन शब्दों का वाक्यों का प्रयोग करके पढ़ाना, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, समानार्थी शब्द बताना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आप बताइए इसका कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं कि उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना।
ठीक। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके क्वेश्चंस आपके इतने सिंपल हैं, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा जो टेस्ट बनाए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे बनाए जाते हैं, फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर ये तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं। तो आप बताइए अब किस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, मेरे को तो समझ में नहीं आता। तो उन आप देख सकते हैं इनमें तो कोई भी आंसर दे सकता है कि आपको अगर कोई शब्द कठिन लग रहा है तो आप क्या करेंगे, उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि आपको शब्द सिंगल समझ में नहीं आते, लेकिन अगर आपको वाक्य मिल जाए, जैसे इंग्लिश के कई वर्ड बहुत टिपिकल होते हैं, लेकिन अगर आपको वाक्य में अगर वो मिल जाए वो वर्ड, तो वो बहुत ईजी हो जाता है समझना ना। तो आप इसको देखिए, अगर आपने शायद ये कभी पढ़ा भी ना हो तो भी आप इसको ईजिली थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व पर आधारित किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है। क्या वो संज्ञानात्मक पक्ष है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, या फिर बाह्य पक्ष है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का केवल बाह्य पक्ष तो नहीं हो सकता, बौद्धिक पक्ष भी नहीं है, संज्ञानात्मक पक्ष भी नहीं है, तो वो दोस्तों क्या है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष है। व्यक्तित्व की दोस्तों अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो दोस्तों वहां पर आपको व्यक्तित्व को गैर संज्ञानात्मक पक्ष ही बताया गया है। कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्टार्टिंग में व्यक्तित्व को क्या बोला गया, उसको बोला गया कि वो आपका जैसे बाह्य रूपरेखा के आधार पर ही व्यक्तित्व को डिफाइन किया गया, लेकिन आगे चल चल के भाई बताया गया कि भाई वातावरण के संग अपूर्व समायोजन ही व्यक्तित्व है। और उसके बाद देखिए वातावरण के संग आप कैसी अंतःक्रिया करते हो, तो कई सारी चीजें आपके पर्सनैलिटी में दोस्तों इंक्लूड होती चली गई। तो ये आपका दोस्तों आपका क्या है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष व्यक्तित्व को बोला जाता है इस समय पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। आप किसी छात्र की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं दोस्तों, तो आप उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो कि IP पावलोव के द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सिद्धांत है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे शिक्षक होते हैं वो क्लास में मॉनिटर रखते हैं। क्यों रखते हैं मॉनिटर को, ताकि दोस्तों वो आपके लिए एक तरीके से उद्दीपक का कार्य करे। ठीक है, वो नेचुरल नहीं होता है, शिक्षक जो है वो अपने आप में नेचुरल उद्दीपक है। ठीक है, जैसे शिक्षक का आना क्लास में और बच्चों का चुप हो जाना, तो वो आपका क्या है, नेचुरल उद्दीपक है, नेचुरल आपका स्टिमुलस है, और बच्चों का चुप हो जाना नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन कभी क्या होता है कि छात्र जो शिक्षक होते हैं वो मॉनिटर को क्यों रखते हैं, मॉनिटर को इसलिए रखते हैं क्योंकि दोस्तों वो आपका एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कंडीशन स्टिमुलस का वो दोस्तों काम करता है। कंडीशनल स्टिमुलस का काम ये करता है कि वो दोस्तों आपका क्या होता है, शिक्षक के बदले का काम करता है। बच्चे अपने आप ही क्या होते हैं, उसको देखकर भी चुप हो जाते हैं, या फिर वो कहता है कि भाई टीचर आने वाले हैं, तो बच्चे भी क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। तो वो आपके दोस्तों एक तरह से सही आदतों को सीख जाते हैं, यानी कि वो अनुबंधन टाइप का हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि इस समय पर जो मॉनिटर है, मॉनिटर इसका इस समय पर किसका काम कर रहा है दोस्तों, कंडीशन स्टिमुलस का काम कर रहा है, और उससे जो छात्रों का रिएक्शन होता है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि शिक्षक रहेगा तो शिक्षक है नेचुरल स्टिमुलस, और छात्रों का जो रिस्पॉन्स है वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, कंडीशनिंग होगी। कंडीशनिंग ये होगी कि भाई बच्चे मॉनिटर को देखकर भी चुप रहना सीख गए। तो इस तरह से अगर आप छात्रों में अगर बुरी आदतों को आप सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आप दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक होता है, माइक्रो टीचिंग क्यों आवश्यक होती है। देखिए, पृष्ठ पोषण हेतु क्या फीडबैक के लिए चाहिए, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पाठ पूर्ण करने हेतु, मूल्यांकन हेतु। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बताइए, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, आप लोग भी माइक्रो टीचिंग करके आए होंगे, तो जब आप माइक्रो टीचिंग करते थे तो क्यों करते थे दोस्तों, जिससे कि आपकी टीचिंग स्किल्स का विकास हो सके। ठीक है ना, आपको क्या करना है भाई, आपको क्लास में जाना है, तो क्लास में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी, आपको बोर्ड के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे आपने स्टिमुलस का प्रयोग करना है। तो आपको जितने भी कौशल्स हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा और उनका विकास करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग किस लिए होती है, विभिन्न कौशलों के विकास के लिए की जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। शाब्दिक से अशाब्दिक कहने का मतलब यह है कि पहले आप मौखिक रूप से संप्रेषण कर रहे हैं, उसके बाद आप सिर्फ संकेतों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है,
क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब शुरुआत में हम टीचिंग करते हैं तो पहले हमें क्या होता है कि बच्चों के संग सामंजस्य बैठाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हमारा सामंजस्य उनके संग बैठ जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिसिप्लिन बनाने के लिए हम क्लास में संकेतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। खासकर जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो कभी कभार हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, तो क्वेश्चंस के टाइम पर हम क्या करते हैं, संकेतों का प्रयोग भी करते हैं ताकि जिससे क्लास में कोई भी क्या हो, डिस्टर्बेंस ना हो जब हम क्वेश्चन बच्चों को देते हैं। और कोई चीज़ जब हम सिखा रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर जो हमारा संप्रेषण होता है दोस्तों, वो शाब्दिक से अशाब्दिक तक भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण, अभिक्रमित अनुदेशन, अनुवर्ग या फिर प्रदर्शन? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? जो व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए सबसे बढ़िया विधि होती है वो अनुवर्ग यानी कि ट्यूटोरियल्स। आपने नाम सुना होगा ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में हम यही तो करते हैं ना कि कुछ बच्चों को हम स्पेशल क्लासेस देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ट्यूटोरियल होता है दोस्तों, वो व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल सा है। देखिए, भाषण, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रदर्शन तो ये सभी को दिया जाता है। तो जब आप व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हैं तो वहां पर आप दोस्तों क्या करते हैं, ट्यूटोरियल्स विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका क्या हो? प्रयोजन शैक्षिक हो, व संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। जब आप छात्रों को प्रोजेक्ट मेथड देंगे तो हमेशा आप ध्यान में रखें कि भाई जो आपका प्रयोजन है वो शैक्षिक होना चाहिए और इसका संबंध वास्तविक जीवन से भी होना चाहिए। सीखना आप क्रिया द्वारा हो यानी करके सीखे बच्चे, तो सभी तो सही है ना, तो इसमें क्या गलत है? इसके बाद दोस्तों आरटी पर तो हमने इतना सारी वीडियो बनाई हैं और आरटी में इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है किसमें? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, बिल्कुल सही। बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध ये भी किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था ये भी करी गई है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक के व्यवसाय से संबंधित सभी वांछित योग्यताएं रखना, या फिर छात्रों से अच्छा मेलजोल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षण अभियोग्यता क्या है? शिक्षण के या शिक्षक के व्यवसाय से संबंधित सभी वांछित योग्यताएं रखना ही क्या होता है? शिक्षण अभियोग्यता कहलाता है। ठीक है ना। शिक्षण अभियोग्यता वह योग्यता होती है जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम सीखने के लिए तथा बाद में प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये शिक्षण अभियोग्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? अगर आपने किसी व्यक्ति के या किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की माप करनी है तो उसकी सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका LT 2018 में और इसका उत्तर प्रत्यारोपण विधि आयोग के द्वारा दिया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया। तो इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर है प्रश्नावली विधि। साक्षात्कार से भी आप आंतरिक मनोभावों को माप सकते हैं, लेकिन आप उतना अच्छे से नहीं माप सकते जितना आप प्रश्नावली विधि की मदद से माप सकते हैं। प्रश्नावली आपकी क्वेश्चनर आपकी मेथड होती है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से सेट किए जाते हैं कि एक विद्यार्थी अपने आंतरिक मनोभावों को बहुत ईजिली प्रदर्शित कर देता है, क्योंकि आप उसमें क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से आपको आंसर देने होंगे, क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए होंगे कि आपको क्या होगा कि उसमें जवाब देना होगा। तो उससे विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों का माप आप इजीली कर सकते हैं। तो प्रश्नावली विधि सबसे बेस्ट विधि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। देखिए, विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनुप्रयोग, है ना। अनुप्रयोग का मतलब है एप्लीकेशन, ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं। देखिए, आप सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग अगर आप वास्तविक परिस्थिति में समझने के सक्षम विद्यार्थी को बना दें तो वो एक्चुअली क्या है? उसकी एप्लीकेशन है। कोई आपने फॉर्मूला बताया और उसका आपने उपयोग करना बताया उसको वास्तविक परिस्थितियों में, तो वो एक्चुअली क्या है? उसकी एप्लीकेशन ही तो है ना, अनुप्रयोग
अनुप्रयोग, तो इसमें ना अवबोध आएगा, ना विश्लेषण आएगा, ना संश्लेषण आएगा, तो काफी सिंपल आप इसको वैसे ही बता सकते हैं। ठीक, तो संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत अगर आप विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम अगर आप बनाते हैं तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? जब आप श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो जो आप लिखते हैं अक्षरों का उसका आकार कितना बड़ा हो, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों की मध्य दूरी, श्यामपट्ट तथा शिक्षक की मध्य दूरी, कक्षा कक्ष की लंबाई, या फिर कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, यही तो देखेंगे ना आप। भाई आप देखेंगे कि विद्यार्थी श्यामपट्ट से कितना दूर बैठे हुए हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप अक्षरों को लिखेंगे। अगर माना पास बैठे हैं तो आप छोटे अक्षरों का प्रयोग करें, अगर दूर बैठे हुए हैं तो भाई आप क्या करेंगे, बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। भाई सिंपल सा ही आपका लॉजिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन और परामर्श का अंग नहीं है? निर्देशन और परामर्श का अंग आपको बताना है, नहीं करना है, यानी कि समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, संवेगों का विकास करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बच्चों को समायोजन करना भी निर्देशन परामर्श का अंग है, उन्मुखीकरण करना वो भी उनका अंग है, लेकिन संवेगों का विकास करना दोस्तों निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, संवेगों का विकास करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता? बहुत सिंपल है, देखिए एंडरसन के मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं। अब आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो पक्का आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। समस्या का चयन होता है, इसके बाद क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण भी बताया है, समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण ये भी होता है, लेकिन परिणामों का सामान्यकरण इसके अंतर्गत नहीं आता है, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट ये नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि आपका अधिगम वक्र पर आधारित है, यानी कि लर्निंग कर्व। ठीक, तो अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने अधिगम वक्र पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो वृद्धिमान आवर्तन वक्र, या फिर ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन वक्र, या फिर एस आकार का वक्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एस आकार का जो वक्र होता है ये आपकी अधिगम के बारे में पूरी जानकारी को इंगित करता है। देखिए आपका समान निष्पादन वक्र, देखिए अधिगम वक्र होते क्या है? अधिगम वक्र का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि सीखने की मात्रा और अभ्यास के बीच में एक खास संबंध को जो वक्र बताता है, या उसको वक्र में अगर हम निरूपित करें तो वो अधिगम का वक्र कहलाता है। तो जैसे अभी हम बात करें समान आवर्तन वक्र, तो वो इस टाइप का होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप प्रयास कर रहे हैं और आपका अधिगम जो प्रतिशत है वो भी आपका बढ़ता है, जितना आप प्रयास कर रहे हैं उतना अधिगम होता चला जा रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका होता क्या है कि भाई आप लगातार क्या होता है, आप प्रयास करते हैं, फिर कभी आपकी सीखने की गति धीमी पड़ती है, फिर कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरह का दोस्तों वक्र बनता है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, एस आकार का वक्र होता है। अब जैसे इसकी बात करें हम, ये वृद्धिमान आवर्तन वक्र, अब वृद्धिमान आवर्तन वक्र ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा। ठीक, तो ये इस टाइप का वक्र है कि भाई देखिए इसमें सीखने की गति शुरू में क्या होती है, धीमी होती है, लेकिन बाद में क्या होती है, तेज हो जाती है। अब ये जैसे हम गणित सीखते हैं तो गणित में आप सीखने की जो प्रक्रिया शुरू में आप धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, आप तेजी से सीखते हैं। तो ये आपका जब हम गणित जैसे सब्जेक्टों के लिए आपका क्या होता है भाई, वृद्धिमान आवर्तन वक्र होता है। ऐसे ही ह्रासमान आवर्तन वक्र होता है। ह्रासमान कैसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक, यानी कि शुरुआत में सीखने की गति बहुत तेज होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो उस केस में आपका क्या होता है, जैसे कि हम आर्ट के सब्जेक्ट सीखते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और यही मान लीजिए आप ये टीचिंग पैडागोजी, शुरुआत में आप बहुत तेजी से सीखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि आपकी गति क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। ठीक है, अब जो एस आकारीय वक्र होता है, एस आकारीय वक्र में क्या होता है कि भाई आपकी शुरू में आपकी क्या होती है, धीमी, फिर बाद में आपकी तेज, फिर धीमी, ऐसा करके चलता है। ठीक, तो एक्चुअली क्या है, देखिए ये देखा जाए तो इन दोनों वक्रों का मेल मतलब मिलाप है एक तरीके से, यानी दोनों का कंबाइंड है। तो अब किसी के अधिगम के बारे में अगर आपने पूरी जानकारी पानी है तो वो एस आकार वक्र से ही होगा, क्योंकि होता यही है कि कभी क्या होती है, गति धीमी पड़ती है, ठीक है, कभी तेज, फिर कभी धीमी, कभी तेज, तो ऐसा ही होता रहता है। तो भाई रियलिटी तो यही है। तो अधिगम के बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए एस आकार का वक्र सबसे एप्रोप्रिएट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि अधिगम पर है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है आपको बताना है। शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। अब आप बताइए कि इसमें क्या
इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा। देखिए बाकी जो नीचे की 3 चीज़ें हैं ये सब विद्यार्थियों से रिलेटेड है। भाई परीक्षाओं की आप वैलिडिटी ज्ञात करो, परीक्षाएं रिलायबल हैं या नहीं है, क्योंकि इसी से तो मापन होगा ना। और विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना, ये सब क्या है, विद्यार्थी से संबंधित है। अब जो शिक्षण युक्तियों का पता लगाना, ये तो आपका टीचर से रिलेटेड है। तो भाई अधिगम मापन, अधिगम का मापन किसके अधिगम का मापन करना है आपको, शिक्षक के या विद्यार्थी के? विद्यार्थी का करना है। तो भाई ये तो शिक्षक से रिलेटेड है, तो भाई ये कैसे हो सकता है? तो ए वाला आपका आवश्यक नहीं। भाई शिक्षण की युक्तियों का पता लगाकर आप क्या करोगे, अधिगम का मापन करने के लिए आपको परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करिए, उनकी विश्वसनीयता ज्ञात करिए, और जो विद्यार्थियों ने कितना कुछ सीखा उसके बारे में ज्ञात करिए। उनके द्वारा जो भी लास्ट में जो हम निष्पादन जो किया जाता है उससे निष्पादन परीक्षण कहा जाता है, उनसे उसकी क्या कहते हैं आप रिपोर्ट निकालिए। तो वो आपका दोस्तों क्या है, उनके अधिगम मापन करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अब आप बताइए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्यालयों में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग दोस्तों क्या होता है कि भाई आप सबसे पहले तो विद्यालय में छात्रों के समूह को विभाजन करने में किया जाता है। इससे आपको पता लग जाता है कि कौन से छात्र प्रतिभाशाली हैं, कौन मंदबुद्धि हैं, कौन सामान्य हैं। ठीक है। इसके अलावा आप निर्देशन के प्रयोजन की भी दे सकते हैं, इसको आप उचित निर्देशन और परामर्श भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको कहीं चयन करना है किसी चीज में, उसके लिए भी IQ टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि टीचिंग स्किल्स पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन का कौशल का तत्व नहीं है। क्या होता है उद्दीपन परिवर्तन, स्टिमुलस वेरिएशन, क्या होता है इसका दोस्तों मतलब? इसमें क्या होता है दोस्तों, अध्यापक क्या करता है, अपनी जानबूझकर अपने उद्दीपनों को बदलता रहता है, और इसको बदलने का जो कौशल है जिससे कि छात्र हमेशा उसके संग एंगेज रहें। ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि आप हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, या मुंह और आंख को हिलाइए। ठीक है। जिससे कि आपका क्या होता है, छात्र बोर ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, संचलन कर सकते हैं, आप अपने हाव भाव को चेंज कर सकते हैं, आप अपने वाणी में ऊपर नीचे हाव भाव चेंज कर सकते हैं, वाक स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन इसमें विन्यास प्रेरण नहीं आता है। ठीक। आप जब कक्षा में आप एक ही स्टाइल से अगर आप रोज पढ़ाएंगे तो बच्चे आपसे बोर हो जाएंगे। ठीक। तो उसके लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, आप अपनी जो उद्दीपन है यानी स्टिमुलस है उसमें लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। जिससे कभी आप क्या कर सकते हैं भाई, छात्रों को उंगली दिखा के इशारा कर सकते हैं बोर्ड की ओर, जिससे कि छात्र का ध्यान आपकी ओर हमेशा रहे। आप आगे पीछे चल सकते हैं, आप अपने वाक स्वरूप यानी आप वाणी में ऊंच नीच ला सकते हैं। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो लगातार आपके संग एंगेज रहते हैं। तो ऐसे जो उद्दीपन को परिवर्तन करने का कौशल शिक्षक के अंदर होता है, उसी को ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल बोला जाता है। तो इसमें संचलन, हाव भाव, वाक स्वरूप परिवर्तन, ये सभी इसमें आएंगे, लेकिन विन्यास प्रेरण इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय क्या ध्यान में रखेगा? क्या ध्यान में रखेगा? ऑफ कोर्स एक तो ऑब्जेक्टिव्स याद रखेगा और मानव एवं भौतिक संसाधन। इसके अलावा देखिए संसाधन को भी ध्यान में रखेगा। एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जब आप योजना बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव किस हद तक सेटिस्फाई हो रहे हैं। उसके बाद आप संसाधन भी तो देखेंगे ना कि आपके पास क्या क्या संसाधन है, मानव एवं भौतिक संसाधन, तो दोनों को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार से विकसित करेंगे? छात्रों में सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना है। क्या करेंगे? उनको उत्तरदायित्व देंगे, अच्छे चरित्र के नियम बताएंगे, दंड देकर या नियमों का पालन करेंगे। उनको आप क्या दे दीजिए, उत्तरदायित्व दे दीजिए, तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। आप किसी बच्चे से बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें ये करना है, जैसे सपोज करो आपने किसी बच्चे को मॉनिटर ही बना दिया, तो अगर वो मॉनिटर बन गया तो वो खुद ही डिसिप्लिन हो जाएगा, है ना। वो जैसे अगर आप क्लास का कोई सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है, आपने कहा कि भैया कल से तू मॉनिटर बनेगा, तो मॉनिटर बनेगा तो आपने क्या किया, उसको उत्तरदायित्व दे दिया। अब उत्तरदायित्व हो गया तो खुद ही आपका क्या हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर पैदा हो गया। वो क्या करेगा, दूसरों को भी डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करेगा। तो ये सबसे बढ़िया टेक्निक होती है कि आप बच्चों में क्या करें, स्व अनुशासन का विकास करें। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके LT एग्जाम में आए हुए हैं 2018 में। अब आपको ये पेपर कैसा लगा? अब आप बताइए, क्या इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है? नहीं है, बिल्कुल आपका एक नॉर्मल लेवल का पेपर है। लेकिन दोस्तों आपको
थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए कि हम जो भी आपको क्वेश्चंस करवाते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन बार बार इस तरह की शिकायत करना कि भाई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी क्वेश्चन सारे के सारे टफ नहीं है, कुछ तो एक दो तो आएंगे ही ना। आप हमेशा उन टफ क्वेश्चंस की ओर को मत भागिए। मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियो में, अगर आपने मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे करें एलटी की तैयारी, तो एक बार जरूर देख लेना उसको। हमेशा हम लोग टफ क्वेश्चंस की ओर को भागते हैं, हम इजी क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए आप कितने लेवल के इसमें इजी क्वेश्चंस आए हैं और आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है भाई 25 से ऊपर आप मार्क्स लेकर आओ। 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, लेकिन ठीक है भाई, आप कई लोग 30 के लिए जाएंगे और बिल्कुल जाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत टफ आ जाते हैं तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, रादर देन कि भाई वहाँ नेगेटिव मार्क्स खा के आ जाए। ठीक, तो जो सही है वो भी गलत हो जाए ना। तो इसलिए दोस्तों आपको जब भी हम एग्जाम पेपर सेट करके देते हैं तो वो बिल्कुल एलटी के लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा टफ भी बनाएं। लेकिन दोस्तों पेपर हमेशा ऐसे सेट नहीं होता, पेपर हमेशा पूरा का पूरा टफ सेट नहीं होता। पेपर को में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बहुत हार्ड लेवल के होते हैं, कुछ सिंपल लेवल के होते हैं, कुछ बहुत लो लेवल के होते हैं। यही दोस्तों हमेशा पैटर्न होता है किसी भी एग्जाम पेपर को सेट करने का। जब आप भावी टीचर बनेंगे तो भी दोस्तों आपको इन्हीं नियम के अनुसार पेपर सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी टीचर बनेंगे और आपको भी पेपर सेट करने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।